गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा चैप्टर आपका चल रहा है बायोमॉलिक्यूल्स का, क्लास 12 के लिए। कल हमने कुछ पेप्टाइड्स, ओलिगोपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स के बारे में पढ़ा था। नाउ प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स, अब पॉलीपेप्टाइड with more than 100 or so amino acids, alpha amino acid residues having molecular mass greater than 10,000 is called a protein। देखो, मैंने आपको बताया था कि ये अमाइनो एसिड हैं। अमाइनो एसिड जुड़ के अगर 2 जुड़ें तो डाइपेप्टाइड बनाते हैं, 3 जुड़ें तो ट्राइपेप्टाइड बनाते हैं। ऐसे ही 10 तक अगर जुड़ेंगे तो इनको आप ओलिगोपेप्टाइड्स बोलते हैं। और 100 to 1000 अगर जुड़ जाएं और आपके बन जाते हैं, मतलब ग्रेटर देन 10, तो उसको आप बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। और वही पॉलीपेप्टाइड चेन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और उसका मॉलिक्यूलर मास 10,000 से ऊपर हो जाए तो उसको आप बोलते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन भी क्या है? पॉलीपेप्टाइड ही है, अमाइनो एसिड जुड़ के इसको आप बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। वही पॉलीपेप्टाइड जिसका मॉलिक्यूलर मास जो हो वो 10,000 यूनिट से ज़्यादा हो, उसको आप बोलते हैं प्रोटीन। However, the distinction between the polypeptide and a protein is not very sharp. A polypeptide with fewer alpha amino acids may also be called as protein। कहता है कि इसमें कोई डिफरेंस उतना नहीं है कि पॉलीपेप्टाइड क्या है और प्रोटीन क्या है, इनके बीच में कोई क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है। इतना हम कह सकते हैं कि एक पॉलीपेप्टाइड को भी आप प्रोटीन बोल सकते हैं, सिर्फ उसमें क्या होना चाहिए? इफ़ इट हैज़ अ वेल डिफाइंड कन्फर्मेशन characteristic of a protein such as insulin which contains 51 amino acids। इसमें क्या होना चाहिए? कुछ स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, कन्फर्मेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, जैसे कि वो अमाइनो एसिड्स, उनका सीक्वेंस जो है वो एग्जैक्ट होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल ली हुई है इंसुलिन की, जिसमें 51 अमाइनो एसिड्स। अब प्रोटीन में बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड्स होते हैं, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स होते हैं। तो इंसुलिन को एक पॉलीपेप्टाइड है, इंसुलिन को आप प्रोटीन भी बोल सकते हैं क्योंकि उसमें 51 अमाइनो एसिड्स हैं। बट इफ़ ये उसमें क्या, बट इंसुलिन में जो अमाइनो एसिड्स का जो सीक्वेंस है, कन्फर्मेशन है, वो फिक्स्ड है, एग्जैक्ट। तो उसको भी आप क्या बोल सकते हैं? प्रोटीन बोल सकते हैं। तो क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है कि पॉलीपेप्टाइड क्या है और प्रोटीन क्या है। अब सिंपल डेफिनेशन बोलें कि पॉलीपेप्टाइड वो पॉलीपेप्टाइड जिसमें 1000 यूनिट से ज़्यादा हो उसका मॉलिक्यूलर मास, उसको आप प्रोटीन बोलेंगे। If we represent the different amino acid present in a protein by symbol AA1, AA2 amino acid लिखा हुआ ना, AA1, AA2 ऐसे, और and peptide bound by dash, then the protein molecule may be represented as। बोलता है कि अगर आप अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड को बोलें AA1, दूसरे को बोलें AA2, AA3, ये हो गए अमाइनो एसिड्स, और जो बीच में बॉन्ड लगा हुआ है उसको डैश डैश से बताएं तो ये आपका ऐसे ऐसे करके क्या बना सकते हैं? आप प्रोटीन बना सकते हैं। जस्ट ये रिप्रेजेंटेशन है इसकी, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे प्रोटीन। प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं प्रोटीन। पॉलीपेप्टाइड्स आर एम्फोटेरिक नेचर, मीन्स पॉलीपेप्टाइड बोलो या प्रोटीन बोलो एक ही बात है, वो एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। एम्फोटेरिक क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है वो एसिडिक एंड बेसिक दोनों होते हैं। देखो, कोई चीज़ या तो एसिड होती है या तो बेस होती है। अब कोई अगर ऐसी चीज़ है जो एसिड भी बिहेव करे और बेस भी बिहेव करे, उसको आप बोलते हैं एम्फोटेरिक। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं या प्रोटीन्स हैं, ये एम्फोटेरिक बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टर्मिनल अमोनियम एंड कार्बोक्सिलेट आयन, क्योंकि इसमें अमोनियम ग्रुप भी होता है और आयन कार्बो एसिडिक ग्रुप भी होता है। पढ़ा है हमने, ये अमोनियम ग्रुप NH अमोनिया ग्रुप, और ये एसिडिक ग्रुप दोनों होते हैं इसमें। इसलिए ये क्या है? बेसिक भी है और एसिडिक भी है। क्योंकि ये बेसिक होता है, ये एसिडिक है, तो इसलिए ये एम्फोटेरिक है। आयोनाइज्ड साइड चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड रेजिड्यूज, और वो आयोनाइज्ड होते हैं। आयोनाइज्ड मतलब NH3 पॉजिटिव और COO नेगेटिव की फॉर्म में रहते हैं, आयोनाइज्ड फॉर्म में रहते हैं दोनों ग्रुप्स, इसलिए ये एम्फोटेरिक है। Therefore, like alpha amino acids, they neutralize both acids as well as bases and possess isoelectronic point। तो अल्फा अमाइनो एसिड्स की तरह जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं उनमें क्या होता है? दे न्यूट्रलाइज बोथ एसिड्स एज वेल एज बेस। जब आप एक पेप्टाइड बनाएंगे, पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे, उसमें एक एंड पे एन टर्मिनल होगा, बीच में बहुत सारे अमाइनो एसिड्स लगे होंगे, और लास्ट पे एक टर्मिनल होगा जो कार्बोक्सिलेट
टर्मिनल होगा। तो ये भी अमोनिया और एसिड है, ये एक बिहेव करेगा आपका एम्फोटेरिक बिहेव करेगा। एसिडिक भी और बेसिक भी दोनों बिहेव करेगा। और इसका एक आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट होता है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट होता है। अभी आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट क्या होता है, देखो अगर आप कोई मान लो ये आप एक वाटर में किसी चीज़ का सोल्यूशन बनाते हैं, मान लो एसिड का सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप क्या डाल देते हैं, इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड डाल देते हैं। अगर ये सोल्यूशन जो है वो मान लो ये एसिडिक सोल्यूशन है, आपने कुछ चीज़ डाली, ये सोल्यूशन क्या है, एसिडिक है, तो जो आपने चीज़ डाली वो अगर बेसिक है, मान लो बेस आपने किस में डाल दिया, एसिड में, तो बेस क्या होता है, जो H पॉजिटिव ले लेता है, H पॉजिटिव ले लेता है। तो ये क्या करेगा, जब ये बेस उधर जाएगा तो ये बेस क्या करेगा, A से जो एसिड है जो H पॉजिटिव देता है, तो इससे H पॉजिटिव ले लेगा और खुद बन जाएगा A पॉजिटिव, सॉरी A नेगेटिव, H पॉजिटिव और A नेगेटिव। देखो समझ आ रही बात आपको। एसिड जो होता है वो होता है जिसके पास कैपेसिटी होती है प्रोटॉन को डोनेट करने की, AH, और बेस के पास होते हैं लोन पेयर। अब आप जब एसिड और बेस को मिक्स करेंगे तो ये जो है वो H पॉजिटिव दे देता है किसको, बेस को, और खुद रह जाता है A नेगेटिव। अगर ये A नेगेटिव रह जाएगा पीछे तो ये मूव करेगा फिर किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ, एनोड की तरफ, ठीक है, तो ये मूवमेंट चलेगी। अब जो आपका अमीनो एसिड है या पॉलीपेप्टाइड है उसमें दोनों ग्रुप हैं, NH2 भी है और COOH भी है। अब ये एसिडिक है या बेस है, ये डिपेंड करेगा आपका इस सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन में। अगर इस सॉल्यूशन का pH आप रखते हैं एसिडिक, एसिडिक रखते हैं pH, इसका मतलब उसमें H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ऑलरेडी ज़्यादा है, H पॉजिटिव ज़्यादा है तो H पॉजिटिव यहाँ जाएगा और इसको बना देगा NH3, मतलब ये जो सोल्यूशन है इसमें H पॉजिटिव ज़्यादा है, pH जो है वो आपने 7 से कम रखा हुआ है, इट इज़ लेस देन 7, और ये एसिडिक सोल्यूशन है। तो H पॉजिटिव अगर जब इसको मिल जाएगा तो ये NH2 से बना देगा NH3 पॉजिटिव, और जब 3 पॉजिटिव बना देगा तो इलेक्ट्रोड किस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक। इसी तरह से अगर आप उसका उस सॉल्यूशन का pH रखेंगे ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7, तो इसका मतलब आप मीडियम रख रहे हैं, बेसिक, क्या रख रहे हैं, बेसिक मीडियम रख रहे हैं, OH नेगेटिव रख रहे हैं, या उसमें क्या होगा, जो आपका एसिडिक ग्रुप है बेसिक मीडियम में NH2 और COOH, बेसिक मीडियम में इसका H पॉजिटिव यहाँ से निकल जाएगा बाहर और ये पीछे रह जाएगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अमोनिया पे कोई इफेक्ट, अमाइनो ग्रुप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कार्बोक्सिलेट बन जाएगा COO नेगेटिव और H पॉजिटिव यहाँ से रिमूव हो जाएगा, वो पीछे रह जाएगा COO नेगेटिव। तब ये नेगेटिव किस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, तो वो माइग्रेशन होगी। एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा pH होता है जिसमें एक आइडियल pH होता है जिसमें ये दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं, मतलब ये जितने नेगेटिव होंगे उतने ही पॉजिटिव भी होंगे, इसलिए मतलब जितने पॉजिटिव बनेंगे उतने ही नेगेटिव बनेंगे, इसलिए कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, ना तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ना ही नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। इस pH को आप बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। At isoelectric point, polypeptides have least solubility and hence can be separated। और ये पॉइंट जब रीच हो जाएगा तो उसमें लीस्ट सॉल्युबिलिटी होगी, वो पानी उस सॉल्यूशन में डिजॉल्व नहीं होगा, उसको आप सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, द टोटल कंटेंट ऑफ स्मॉलर पेप्टाइड इन द टिश्यूज इज स्मॉल एज कंपेयर टू प्रोटीन। अब जब किसी बॉडी में मान लो कोई टिश्यू है तो टिश्यू में प्रोटीन्स भी होते हैं, वहाँ पे अमीनो एसिड्स भी हैं, पेप्टाइड्स भी हैं, पॉलीपेप्टाइड्स भी हैं, बहुत सारे हैं,
मगर मोस्टली क्या होता है, प्रोटीन का ही बना होता है वो। पेप्टाइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स उसमें बहुत कम होते हैं, स्मॉल। Nevertheless, like proteins, they also carry out many important functions in biological systems. अब बट ये नहीं है कि मतलब एक सिस्टम है उसमें प्रोटीन्स ही मेन है, जो प्रोटीन की चेन है मेन है, मगर थोड़ी थोड़ी उसमें क्या है, कभी कभी पॉलीपेप्टाइड्स और पेप्टाइड्स भी होते हैं। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे टॉक्सिन्स, जो पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं एनिमल बॉडी में, जैसे वेनम हो गया। प्लांट सोर्सेज, एंड इन प्लांट्स सोर्सेज आर पॉलीपेप्टाइड, प्लांट्स में भी काफ़ी तरह के टॉक्सिन्स होते हैं, वो भी क्या हैं, पॉलीपेप्टाइड्स। ऑलिगो, जैसे ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, एंजियोटेंसिन, ये हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं। ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, ये क्या है, ये हार्मोन्स हैं, तो ये भी क्या है, ये ऑलिगोपेप्टाइड्स हैं, प्रोटीन्स नहीं हैं, ऑलिगोपेप्टाइड्स। वाइल अदर एक्ट एज स्वीटनिंग एजेंट, डाइपेप्टाइड एस्पार्टाइल फिनाइल एलानिन मिथाइल एस्टर कॉल्ड एस्पार्टेम। अगर आप इतना नाम नहीं याद रखना चाहते हैं, सिंपल याद रखें एस्पार्टेम, हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। एस्पार्टेम जो होता है ये आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट होता है। तो ये क्या है, ये आपका डाइपेप्टाइड है। ये आपका डाइपेप्टाइड है। इज 100 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज एंड इज यूज्ड एज शुगर सब्स्टिट्यूट फॉर डायबिटिक पेशेंट। तो ये जो आपके पेप्टाइड्स हैं या पॉलीपेप्टाइड्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हैं, सिर्फ प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट नहीं हैं, ये भी हैं। इनमें से कोई टॉक्सिन्स भी एक्ट करते हैं, कोई आपके हार्मोन्स एक्ट करते हैं, और कोई आपके आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स भी एक्ट करते हैं। चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स पे। ये प्रॉपर्टीज हो गई थी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हैव बीन क्लासिफाइड इन नंबर ऑफ डिफरेंट वेज। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है वो कौन कौन सी हैं? ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर प्रोटीन्स हैव बीन क्लासिफाइड है, स्ट्रक्चर की बेस पे। फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर, आप इनके नाम से ही देख सकते हैं। फाइब्रस मतलब फाइबर्स की शेप में होंगे, और ग्लोबुलर मतलब ऐसे स्फेरिकल 3 डायमेंशनल शेप में होंगे प्रोटीन्स। फाइब्रस प्रोटीन्स क्या होते हैं? These proteins consist of linear thread-like molecules, thread-like molecules, yes, thread जैसे होते हैं, which tend to lie side by side to form fibers। ऐसे ही side by side जैसे मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे side by side करके ये क्या बनाते हैं, fibers। The polypeptide chain in them are held together usually at many points by hydrogen bonds and some disulfide bonds। और आपस में ये जो चेन्स हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी हुई होती हैं, और बीच में कभी कभी सल्फाइड बॉन्ड्स भी होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, मतलब सल्फर की लिंकेज भी होती है। एज अ रिजल्ट इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेंस फाइब्रस प्रोटीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अब क्योंकि ऐसे हैं फाइबर्स, बीच में आपकी क्रॉस लिंकिंग भी जुड़ी हुई है, ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग है, इसलिए बहुत स्ट्रांग होते हैं और इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं फाइबर्स। फर्दर दीज प्रोटीन्स आर स्टेबल टू मॉडरेट चेंजेस इन टेम्परेचर एंड पीएच। टेम्परेचर और पीएच का भी उतना ज़्यादा चेंजेस में नहीं पड़ता, उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मतलब टेम्परेचर आप एक रेंज होती है, लो टेम्परेचर पे भी ये वैसे रहेंगे, हाई टेम्परेचर पे भी ये वैसे रहेंगे, ठीक है। जैसे मान लो आप ह्यूमन बॉडी में बात करते हैं किसकी, हेयर्स की या नेल्स की, तो ये भी क्या है, प्रोटीन से ही बनते हैं। ये हार्ड होते हैं, ये आपके इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, ना, हेयर्स की बात करो, नेल्स की बात करो, इनसॉल्युबल हैं, तो ये सारे कौन से, फाइब्रस प्रोटीन्स, और स्टेबल होते हैं हीट एंड पीएच के। फर्दर fibrous proteins serve as the chief structural material of animal tissues, for example keratin in skin, स्किन में जो केराटिन होता है, केराटिन वो फाइबर है। हेयर, नेल्स, वूल, कोलेजन इन टेंडन्स, जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं टेंडन्स में। फाइब्राइन इन सिल्क, मायोसिन, आपका जो सिल्क है, सिल्क फाइबर्स वो भी होते हैं वही। मायोसिन इन मसल्स, मसल्स में कुछ ऐसे जो है एलोंगेटेड टिश्यूज़ होते हैं, इनको आप मायोसिन बोलते हैं, वो भी क्या हैं, आपके फाइबर्स हैं, ठीक है, वो भी प्रोटीन हैं, ये सब प्रोटीन हैं। ये कौन से प्रोटीन हैं, फाइब्रस प्रोटीन। कुछ आप एग्जांपल इसमें याद रखेंगे, जैसे केराटिन इन स्किन, हेयर,
नेल्स एंड वूल, इन सब में केराटिन होता है। कोलेजन, टेंडन्स में कोलेजन, मसल्स में मायोसिन, सिल्क में फाइब्राइन, ये सारे फाइब्रस प्रोटीन्स, ग्लोबुलर प्रोटीन्स की बात करते हैं। The polypeptide chains in these proteins is folded around itself in such a way as to give the entire protein molecule an almost spheroidal shape। कहता है इसमें फाइबर्स की तरह ऐसे elongated चीज़ें नहीं होती हैं, किसमें, ग्लोबुलर प्रोटीन्स में। इसमें वो क्यों हैं, वो ऐसे मिक्सअप होते हैं, फोल्डेड होते हैं ऐसे, और एक स्फीरॉइडल शेप, स्फीयर की जैसी शेप बनाते हैं, उसको आप बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। द फोल्डिंग टेक्स प्लेस इन सच अ मैनर दैट लिपोफिलिक नॉन पोलर फैट soluble पार्ट आर पुश्ड इनवर्ड्स एंड हाइड्रोफिलिक वाटर soluble पार्ट्स आर पुश्ड आउटवर्ड्स। कहता है इस तरह से वो अरेंज करते हैं, इस तरह से वो फोल्डिंग होती है कि तो जो बाहर वाले पोर्शन है, बाहर की साइड कौन सा रहता है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, जो वाटर को लाइक करता, मतलब अगर से बाहर से वाटर है तो वाटर को ये लाइक करेगा। और जो अंदर चले जाते हैं वो होते हैं हाइड्रोफोबिक, नॉन पोलर होते हैं, वो अंदर चले जाते हैं, इनको लायोफिलिक बोलते हैं, लिपोफिलिक। मतलब बाहर जो रहेगा पोर्शन वो होगा वाटर को लाइक करेगा, इसलिए बाहर रहेगा, क्योंकि ताकि वही इंटरेक्शन करे वाटर के साथ। अंदर जो पोर्शन चला जाएगा वो जो है वाटर से दूर रहेगा, वो फैट्स की तरफ जाएगा, ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ जाएगा। बात हो रही है ग्लोबुलर प्रोटीन्स की। एज अ रिजल्ट, इस स्ट्रक्चर की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट स्ट्रांगली विद द पोलर ग्रुप्स एंड हेंस ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर वाटर सॉल्युबल। अब क्योंकि बाहर से वो वाटर सॉल्युबल हैं, अंदर से वो इनसॉल्युबल हैं, बट बाहर से तो हैं, इसलिए ये बाहर से वाटर के साथ इंटरेक्शन इसका होता है, तो ये चीज़ें जो हैं वो सॉल्युबल हैं। जो फाइबर्स हैं वो इनसॉल्युबल हैं, जो आपके ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं वो सॉल्युबल हैं। और दूसरा क्या है, sensitive to small changes in temperature as compared to fibrous proteins, these are very sensitive to small changes in temperature and pH। फाइबर्स में हमने ये पढ़ा कि वो टेम्परेचर और पीएच से उतने ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते हैं, जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, मतलब टेम्परेचर चेंज करोगे तो उनके स्ट्रक्चर में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आएंगे। दिस क्लास ऑफ प्रोटीन्स इंक्लूड्स ऑल एंजाइम्स, many hormones such as insulin from pancreas, thyroglobulin from thyroid gland which produces the hormone thyroxine, antibodies responsible for allergies and defense against foreign organisms, hemoglobin। कुछ आप एग्जांपल इसमें याद रखेंगे, जैसे इंसुलिन जो है आपका ग्लोबुलर प्रोटीन है, आपका थायरोग्लोबिन जो है वो जिससे थायरोक्सिन बनता है वो ग्लोबुलर प्रोटीन। एंटीबॉडीज़ हो गया, हेमोग्लोबिन हो गया, हेमोग्लोबिन जो ब्लड में होता है, विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड टू द मसल्स, ये आपका ग्लोबुलर प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन विच इज कन्वर्टेड into the insoluble protein fibrin and thus causes clotting of blood, ये जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए इंपॉर्टेंट है प्रोटीन है फाइब्रिनोजन, ये आपका जो है इंसॉल्युबल है ग्लोबुलर प्रोटीन। एल्बुमिन, एग में जो होता है वो आपका ग्लोबुलर प्रोटीन है, एग एल्बुमिन जिसको आप बोलते हैं। द ग्लोबुलर प्रोटीन may consist of single polypeptide chain or may consist of several polypeptide chains called subunits or प्रोटोमर्स। कहता अब ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन है इसमें एक सिंगल चेन भी ऐसे ऐसे क्वाइल होके हो सकती है, बट मल्टीपल चेन्स भी हो सकती है। अब फाइबर्स में एक सिंगल चेन होती है कंटिन्यूसली और वो आपस में लिंक्ड होती है, मगर ग्लोबुलर में एक सिंगल चेन भी हो सकती है और छोटी छोटी बहुत सारी चेनें भी हो सकती हैं। Each subunit has its own three-dimensional geometry
The various subunits are then held together by secondary forces such as hydrogen bonding, van der Waals interaction to give a molecule its overall spheroidal shape. कहता है कि एक चेन ऐसे ऐसे करके अपना एक स्ट्रक्चर बना लेगी, दूसरी चेन का एक अलग सा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जो इनको आप सब यूनिट्स बोलेंगे, और वो सब यूनिट जो है आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से या van der Waals इंटरेक्शन से जुड़ के जो एक पूरा आपका एक ग्लोबुलर प्रोटीन बनाएंगे स्फीरॉइडल शेप में. सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लोबुलर प्रोटीन. देखो कुछ एग्जांपल यहाँ पे है. ग्लोबुलर प्रोटीन में क्या है, शेप की बात करते हैं. फाइब्रस प्रोटीन लॉन्ग एंड नैरो होते हैं, ऐसे लॉन्ग नैरो, यहाँ पे बनाया हुआ है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं. ये आपका फाइबर्स है और ये आपका ग्लोबुलर है, ठीक है, स्ट्रक्चर. ये लॉन्ग होते हैं, नैरो, ये राउंडेड शेप में. रोल देखेंगे तो ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. ये क्या है, फंक्शनल करते हैं. ये स्ट्रक्चर मेनली इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे हेयर्स, नेल्स, आपका कोलेजन टेंडन्स में, ठीक है, फाइब्राइन, मायोसिन, ये स्ट्रक्चर बनाते हैं. और ये इनका मेन ग्लोबुलर प्रोटीन्स का फंक्शन क्या है, ये फंक्शनल होते हैं. फंक्शन जैसे ब्लड, हेमोग्लोबिन, ठीक है, एंटीबॉडीज, हार्मोन्स, ये फंक्शनल काम करते हैं, फंक्शंस होता है बॉडी. ये क्या है, इनसॉल्युबल हैं फाइब्रस, ये सॉल्युबल होते हैं. रिपीटेटिव अमाइनो एसिड सीक्वेंस होता है, इरेगुलर अमाइनो एसिड सीक्वेंस किसमें, ग्लोबुलर में. ये लेस सेंसिटिव होते हैं हीट और पीएच के, ये पढ़ा हमने. ये मोर सेंसिटिव होते हैं, जैसे एग्जांपल कोलेजन, केराटिन, हेमोग्लोबिन, इंसुलिन और कैटलिस्ट बाकी. ये कुछ डिफरेंस हैं इसमें. ये आ गया आपका स्ट्रक्चर की बेस पे. ऑन द बेस ऑफ केमिकल कंपोजिशन आर द नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स दे गिव अपॉन हाइड्रोलिसिस प्रोटीन कैन आल्सो बी क्लासिफाइड एज. अब कहता है कि किस बेस पे, अगर एक प्रोटीन को आप ब्रेक डाउन करते हो, तोड़ते हो, तो क्या प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, उसकी बेस पे आप इनको क्लासिफाई कर सकते हैं. सिंपल प्रोटीन्स, these proteins on hydrolysis give only alpha amino acids. For example, albumin in the white of egg, gluten in wheat, auxin in rice, keratin in nails, etc. क्या होता है, मतलब एक ऐसा प्रोटीन है, अमाइनो एसिड्स के बनते हैं. तो जब ये टूटेंगे तो सिर्फ क्या बनाते हैं, अलग अलग अमाइनो एसिड्स, अल्फा अमाइनो एसिड्स बनते हैं. इनको आप सिंपल प्रोटीन बोलेंगे. ओनली अल्फा अमाइनो एसिड्स ये बनाएंगे वहाँ से. और एग्जांपल आपने कुछ इसमें बोलनी है. एल्बुमिन जो है वो सिंपल प्रोटीन है, आपका कैरेटिन जो है वो सिंपल प्रोटीन है. कंजुगेटेड प्रोटीन्स क्या होता है. These proteins on hydrolysis give a non-protein portion in addition to the amino acids, alpha amino acids. ये कंजुगेट क्या होता है, मतलब जुड़ा हुआ होना. इसमें क्या होते हैं, प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड तो होता है, मगर कहीं नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है, नॉन प्रोटीन पोर्शन भी है. जब टूटेंगे अमाइनो एसिड्स तो देंगे, मगर साथ में कुछ नॉन प्रोटीन पोर्शन भी देंगे. और वो नॉन प्रोटीन पोर्शन जो होता है वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हो सकता है, फैट्स हो सकते हैं, आपके कोई मेटल हो सकता है. और उस जो नॉन प्रोटीन पोर्शन होता है, दिस नॉन प्रोटीन पोर्शन इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप. उस नॉन प्रोटीन पोर्शन को आप प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं. द मेन फंक्शन ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप is to control the biological function of the protein. ये भी उसके फंक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कौन, जो अमाइनो एसिड्स के अलावा जो पार्ट होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप या नॉन प्रोटीन पोर्शन जो होता है, वो भी इसको हेल्प करता है इसके फंक्शन में. डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोस्थेटिक ग्रुप द कंजुगेटेड प्रोटीन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ डिफरेंट. वो कौन से हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, कौन कौन से हो सकते हैं. देखो सबसे पहले लिखा है लिपोप्रोटीन्स. लिपोप्रोटीन मतलब प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स भी हैं, साथ में लिपिड्स भी. लिपिड्स और अमाइनो एसिड्स, जैसे लिपोप्रोटीन ऑफ ब्लड,
एग्जाम्पल आपने याद रखें। ग्लाइकोप्रोटीन, अब ग्लाइको में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे और अमाइनो एसिड्स भी होंगे। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन जी, एग्जाम्पल भी देनी है आपने, इम्यूनोग्लोबुलिन ये आपका ग्लाइकोप्रोटीन है। कंजुगेटेड हैं ये सारे। फास्फोप्रोटीन फॉस्फेट ग्रुप होगा, मतलब अमाइनो एसिड के साथ फॉस्फेट ग्रुप भी होगा, केसीन ऑफ मिल्क एग्जाम्पल है इसकी। हेमोप्रोटीन अमाइनो एसिड्स के साथ हीम पोर्शन भी होगा, हीम पोर्शन मतलब आयरन कंटेनिंग है, आयरन पोरफायरिन भी, जैसे हेमोग्लोबिन एग्जाम्पल। फ्लेवोप्रोटीन्स फ्लेविन न्यूक्लियोटाइड्स होंगे अलॉन्ग विद प्रोटीन्स, जैसे सकिनेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम है। मेटलोप्रोटीन्स मेटल्स लाइक आयरन, जिंक, कैल्शियम, मोलिब्डेनम, कॉपर अमाइनो एसिड्स के साथ ये मेटल्स भी लगे हो सकते हैं, इनको आप मेटलोप्रोटीन्स बोलेंगे, जैसे आयरन, फेरेटिन, जिंक, एल्कोहल डिहाइड्रोजनेस जो एंजाइम होता है उसमें जिंक होता है। कैल्मोडुलिन कैल्शियम, मोलिब्डेनम होगा डाइनाइट्रोजनेस में, और प्लास्टोसाइनिन में कॉपर होता है। तो ये हैं आपके कंजुगेट प्रोटीन, मतलब अमाइनो एसिड के साथ कोई नॉन प्रोटीन पोर्शन भी जुड़ा है। अब वो नॉन प्रोटीन पोर्शन अगर लिपिड है तो लिपोप्रोटीन बन गया, कार्बोहाइड्रेट है तो ग्लाइकोप्रोटीन बन गया, फॉस्फेट ग्रुप है तो फॉस्फोप्रोटीन, आयरन कंटेनिंग है तो हेमोप्रोटीन, फ्लेवोप्रोटीन, और मेटल्स हैं तो मेटलोप्रोटीन। अब इसमें आप कम से कम एक एक एग्जांपल याद रखें। लिपिड्स में आ गया आपका लिपोप्रोटीन ब्लड का, कार्बोग्लाइको इम्यूनोग्लोबुलिन, फॉस्फेट में आ गया आपका केसीन, जो मिल्क में प्रोटीन होता है केसीन, वो फास्फोप्रोटीन मतलब फास्फेट भी होता है। हीम आ गया हेमोग्लोबिन, फ्लेविन न्यूक्लियोटाइड में आपका सकिनेट डिहाइड्रोजनेस आ गया, और मेटल्स जो हैं वो आगे आपके अलग अलग, कोई एक दो एग्जांपल इसमें याद रखें आप। हेमोग्लोबिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कंजुगेट प्रोटीन्स की। देखो हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है एग्जैक्टली, इसमें 4 होते हैं हीम पोर्शन, देखो यहाँ पे रेड से बनाए हुए हैं, 1 2 3 और 4। इसमें क्या है, ये वाला जो पोर्शन, इसकी एक ही बात करता हूँ, इसके सेंटर में होता है आपका आयरन Fe, और 4 तरफ से रिंग्स लगी होती हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग्स लगी होती हैं। एग्जैक्ट स्ट्रक्चर हम किसी दूसरे वीडियो में बनाएंगे, आपको अलग से समझाएंगे ये टॉपिक। 4 रिंग्स लगी होती हैं, इसको आप बोलते हैं हीम, और इस हीम के साथ पीछे क्या लगा होता है, प्रोटीन की चेन लगी होती है। इसको मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, मतलब आयरन है सेंटर में, और इसके बाहर से नाइट्रोजन कंटेनिंग 4 रिंग्स होती हैं, ठीक है, ऐसे रिंग्स होती हैं, और वो रिंग्स आपस में भी कनेक्टेड होती हैं। इसको आप बोलते हैं हीम, और इसके साथ बीच में एक टेल भी लगी होती है इसमें प्रोटीन की, अमाइनो एसिड्स की, ठीक है। तो ये भी एक कंजुगेट प्रोटीन है। तो ऐसे ऐसे 4 चीजें होती हैं, ऐसे ऐसे कितनी होंगी, 4, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। देखो यहाँ पे ये बनाया हुआ है, दिस इज हीम, दिस इज हीम, हीम हीम, ये आपका हीम है, और उसके बाद ये चेन्स होती हैं, किसी की अल्फा चेन्स और बीटा चेन्स। ये चेन्स किसकी हैं, अमाइनो एसिड्स की चेन है। जैसे यहाँ पे ये जो ब्लू वाली बनाई है ये अल्फा चेन्स और ये बीटा चेन्स है, 4 होती हैं ये भी, 2 अल्फा और 2 बीटा। तो ये आ गया कंजुगेट प्रोटीन। थर्ड जो कैटेगरी है इसमें है डिराइव्ड प्रोटीन्स की। ये कौन से प्रोटीन है, डिराइव्ड, ऑन द बेस ऑफ, पढ़ रहे हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेस ऑफ डेरिवेटिव्स या प्रोडक्ट्स जो हाइड्रोलिसिस से बनते हैं। डिराइव्ड प्रोटीन्स पहले हो गए सिंपल प्रोटीन जो सिर्फ आपके अमाइनो एसिड्स बनाएंगे। दूसरे होते हैं कंजुगेट प्रोटीन जिसमें अमाइनो एसिड भी बनते हैं, साथ में नॉन प्रोटीन पोर्शन भी होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप। और तीसरे आ गए अब डिराइव्ड प्रोटीन्स। ये क्या होते हैं, दीज आर denatured or degraded product of simple or conjugated protein। सिंपल प्रोटीन होगा उस या कंजुगेट प्रोटीन होगा, उसके डिग्रेडेड प्रोडक्ट, छोटे छोटे डिग्रेडेड, उनकी हाइड्रोलिसिस से जो प्रोटीन बनेंगे उनको आप बोलेंगे डिराइव्ड प्रोटीन।
अब वो दो तरह के हैं, प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन और सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन। क्या है? डीनेचुरेटेड और कोगुलेटेड आर फर्स्ट हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन्स। फर्स्ट हाइड्रोलाइज्ड मतलब एक प्रोटीन है, प्रोटीन की चेन है लंबी, इसको जब आप तोड़ते हैं तो जो भी पहला वाला प्रोडक्ट बनेगा, अब वो पॉलीपेप्टाइड या कुछ भी बन सकता है, ज़रूरी नहीं है सिंगल सिंगल अमाइनो एसिड अलग हो जाए, तो जो भी पहला वाला प्रोडक्ट बनेगा उसको आप बोलेंगे डिराइव्ड प्रोटीन, प्राइमरी डिराइव्ड। क्या बोलेंगे? प्राइमरी डिराइव्ड। फर्स्ट हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन, उसको कंजुगेटेड। अब ये क्या है? ये दो तरह के, कोगुलेटेड प्रोटीन्स और मेटा प्रोटीन, तीन तरह के। कौन से? प्राइमरी, फर्स्ट हाइड्रोलाइज्ड। डीनेचुरेटेड प्रोटीन्स प्रोड्यूस बाय एजेंट्स सच हीट, एसिड एंड एल्कलीज। अगर आप प्रोटीन ले लें और उसमें हीट की हेल्प से, एल्कलीज मतलब बेसिस की हेल्प से, या आप एसिड्स की हेल्प से उसको तोड़ें, तो जो भी पहला वाला प्रोडक्ट बनेगा वो आपका बनेगा कोगुलेटेड प्रोटीन्स, जो प्राइमरी प्रोटीन होगा। दूसरे हो गए प्रोटीन्स। अर्लीस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन हाइड्रोलिसिस बाय एंजाइम्स। अगर एंजाइम्स तोड़ें, अर्लीस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन हाइड्रोलिसिस, डाइल्यूट एसिड्स एंड एल्कलीज। ये भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं। अब पहली वाली नहीं, पहली फर्स्ट टाइम हाइड्रोलिसिस की जो भी बनेगा वो आपका जो है, अगर वो हीट, एसिड्स और एल्कली से कर तोड़ रहे हैं उनको, तो वो बन गए कोगुलेटेड। अगर एंजाइम्स यूज हो रहे हैं, डाइल्यूट एसिड्स यूज कर रहे हैं या एल्कलीज यूज कर रहे हैं, डाइल्यूट, हीट, एसिड और एल्कली यूज कर रहे हैं तो कोगुलेटेड। एंजाइम्स यूज कर रहे हैं, एंजाइम्स डाइल्यूट एसिड्स यूज कर रहे हैं या एल्कलीज यूज कर रहे हैं, तो वो आगे आपके प्रोटीन्स, वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। एक और बात याद रखेंगे, ये इससे किस तरह अलग है, इनसॉल्युबल होते हैं। मेटा प्रोटीन्स क्या होते हैं? सेकंड स्टेज ऑफ प्रोटीन हाइड्रोलिसिस ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटमेंट विद स्लाइट स्ट्रॉन्गर एसिड्स एंड एल्कलीज। ये भी वही आपके हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट ही हैं, मगर प्रोटीन्स को आपने किससे ट्रीट करना है? स्ट्रॉन्ग एसिड से या स्ट्रॉन्ग एल्कलीज। ये इनमें फ़र्क है। आप फ़र्क देखना चाहें तो सिंपल ये कि हीट एसिड से या एल्कली से करेंगे तो आपके कोगुलेटेड, अगर एंजाइम से करेंगे, डाइल्यूट एसिड से, एल्कली से करेंगे तो प्रोटीन्स, और स्ट्रॉन्ग एसिड्स और एल्कली से करेंगे तो मेटा प्रोटीन्स। ये हो गए आपके प्राइमरी प्रोटीन्स क्या होते हैं। सेकेंडरी प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोग्रेसिव हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन हाइड्रोलिसिस। प्रोग्रेसिव मतलब एक बार नहीं, जो फर्स्ट हाइड्रोलाइज्ड करेंगे, तो जैसे ये प्रोटीन है, इसको फर्स्ट हाइड्रोलाइज कर दिया, फर्स्ट जो भी प्रोडक्ट बना वो हो गया प्राइमरी प्रोटीन्स। बट उसके बाद इसको फर्दर करते जाएं तो जो भी लास्ट प्रोडक्ट बनेगा, फर्दर बहुत सारे हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट बनेंगे, उसको आप बोलेंगे सेकेंडरी प्रोटीन्स। एग्जाम्पल है उसमें प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स एंड पेप्टाइड्स। प्रोटिएसिस बनेंगे, पेप्टोन्स बनेंगे, पॉलीपेप्टाइड्स एंड पेप्टाइड्स। ये मतलब प्रोटीन्स को बार बार हाइड्रोलाइज करने पे जो आपके प्रोग्रेसिव हाइड्रोलिसिस से जो आपके चीज़ें बनेंगी, वो आगे आपका सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन्स। और फर्स्ट हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट या अर्लीस्ट हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट जो होंगे वो प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन्स बनेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा? प्रोटीन्स क्या होते हैं, 10,000 मॉलिक्यूलर मास से ज़्यादा होता है उनका। प्रॉपर्टीज़ देखें तो उसमें वो एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, और दूसरा बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो करते हैं बॉडी में, प्रोटीन्स के साथ साथ पेप्टाइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स। क्लासिफिकेशन देखें तो दो तरह की पढ़ी हमने, फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन, और ऑन द बेसिस ऑफ जो आपके प्रोडक्ट्स, प्राइम सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन और डिराइव्ड प्रोटीन्स। ओके, थैंक यू।